जी, राजेश जी के पास आता हूं मैं। और राजेश जी, ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन बीजेपी को अपने पिच पे खिला रहा है। नीलेश कुम्हानी बाहर आके कह रहे हैं आज प्रोमिनेंटली कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। सर, यहां तक बात हो गई। और खास तौर से जितना अपमान बीजेपी को इंदौर में सहना पड़ रहा है उतना कहीं नहीं है सर। ये देखिए सर, इंदौर का कलंक मिटाना है, वोटा को ही दबाना है। सर, इतना अपमान किसी पार्टी का किसी एक क्षेत्र में नहीं हुआ जितना सूरत और इंदौर में हुआ। इंदौर में तो इतनी बुरी हालत, रोड शो निकला सर सिंह के कि नोटा के ऊपर आपने बटन दबाना है। और भारतीय जनता पार्टी को इतना अपमानित महसूस हो रहा है कि उसके सीनियर नेता तक भी कह रहे हैं कि इवन सुमित्रा महाजन ने भी कह दिया कि तुम्हें ये कर्म करने की जरूरत क्या थी, तुम तो जीत रहे थे। लालवानी साहब वहां से जीत रहे थे, तुम्हें किया क्यों तुमने सारा का सारा ये। तो ये अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है और उसको बदल दिया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, तो राजनीति को स्वच्छ करना है। राजनीति भी ऐसी होनी चाहिए। हमारी जो क्या कहते हैं स्वच्छता का एक पैमाना है, हमारे ऊपर कलंक लग गया। तो आप लालवानी को हराओ, नोटा का बटन दबाओ और उसको सबक सिखाओ। सर, ये अपमान का घूंट भी कई बार पीना पड़ता है राजेश ठाकुर जी। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। और केजरीवाल का जेल से बाहर आना ये बहुत अच्छा टाइमिंग है। अभी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जो जहां पर आम आदमी पार्टी जो है उसका संगठन है वो मजबूत है। अगर 20 दिन के अंदर 20 सीट भी कम कर लेते हैं केजरीवाल, तो जो है उनका बाहर आना सफल हो जाएगा। और जैसे अनिल जी ने कहा, तो वो बहुत अच्छे से समझते हैं राजनीति को। उन्होंने पहले तो कहा कि हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो जो राम की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, उसके सामने सबसे बड़ा भक्त कौन था राम का? तो हनुमान था। तो हनुमान जी के आशीर्वाद सबसे पहले लिए। तो एक ये चाल भी चल रही कि आपका जो राम का वाला कार्ड है वो मेरे खिलाफ नहीं चलेगा। तो हनुमान जी से उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसके साथ साथ उन्होंने एक सेंटेंस किया बाहर आने के बाद। आपने सही कहा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, वैसे सुनने में आपको सामान्य सी लगेगी, लेकिन उसका अगर आप नैरेटिव देखें तो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैंने बोला था ना, मैं जल्द बाहर आऊंगा। यानी कि मेरी जो गिरफ्तारी हुई थी वो बिना सबूत के, बिना किसी आधार के हुई थी। वो मैंने पहले भी कहा था, अगर और मेरा बाहर आना। दूसरी चीज, ये इंटरिम बेल है, लेकिन वो दिखा ये रहे हैं कि जो है मुझे गलत गिरफ्तार किया, जैसे केस खत्म हो गया। आप समझो, अब भारतीय जनता पार्टी समझाती रहेगी सारे लोगों को, भाई ये तो चुनाव तक है, पहली तारीख को वहां जाना है। लेकिन ये केजरीवाल जो है वो इसको इस तरह से ले रहे हैं कि देखो मैं मुक्त हो गया हूं। तो संजय सिंह का बाहर आना, उसके बाद केजरीवाल के बाहर आना, तो दिल्ली के मतदाताओं के लिए एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये जो आम आदमी पार्टी के साथ किया गया वो सरकार को गिराने के लिए किया गया, और ये जो चुनाव है उसके चलते किया गया, ये चीज प्रस्थापित हो गई है। तीसरी बात उन्होंने जो कही योगी के बारे में, तो योगी एक बहुत बड़ी ब्रांड है उत्तर प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी को जो 100 वोट मिल रहे हैं, तो आप समझ लीजिए उसमें 70% वोट जो है योगी के हैं। वहां भाजपा और मोदी ब्रांड जो है 30% ही है। तो उन्होंने 70% का डिस्काउंट करने की कोशिश की। जो योगी के समर्थक है उनके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, और ये बात गलत नहीं है। ये जो सारा कंपटीशन है वो चल रहा है। आपको पता होगा या नहीं होगा, गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हो गई कल, जब भारतीय जनता पार्टी ने इफ्को का चुनाव था। इफ्को 60,000 करोड़ की बहुत बड़ी जो है वो सहकारी कंपनी है, और गुजरात के अंदर यह तय किया गया था कि कोऑपरेटिव सेक्टर में भी किसी को चुनाव लड़ना है तो भाजपा के मैंडेट पर ही लड़ सकते हैं। पहले ये मैंडेट वाली प्रथा नहीं थी। और यहाँ का जो सहकारी सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया जिसको बिपिन पटेल, जो अमित शाह के बहुत करीबी है, उनका दाहिना हाथ माना जाता है, उनको जो है उसका प्रमुख बनाया गया। और पोरबंदर से जयेश रादड़िया जो विधायक है, उन्होंने मैंडेट की परवाह किए बिना फॉर्म भर दिया इफ्को का। 3 दिन के बाद भाजपा ने जो है बिपिन पटेल को मैंडेट दिया। बिपिन पटेल को मैंडेट देना यानी कि अमित शाह को मैंडेट देना। उसको जो है जयेश रादड़िया और दिलीप सांघानी जो एमपी भी रहे, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, वो दोनों ने मिलकर इतनी बुरी तरह से हराया
और जो है उनको सिर्फ 63 वोट्स मिले 185 वोट्स में से। और उसमें ये हुआ कि जो अहमदाबाद के वोट थे, जो सौराष्ट्र के बाहर के, वो दो नेता सौराष्ट्र के हैं, तो हो सकता है कि सौराष्ट्र की राजनीति में उनका दबदबा है, तो वहां से तो वोट निकाल ले। लेकिन जो अमित शाह के वोट थे उसको भी जयेश रादड़िया ले गए। और भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट वाला आदमी, अमित शाह का नजदीकी आदमी जो है, वे चुनाव हार गया जी। और जैसे ही ये चुनाव हारा, अमरेली के जो 2 बार के सांसद थे जिनको यहां पर टिकट नहीं मिला, उस नारायण काछड़िया ने स्टेटमेंट दे दिया कि अब डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी मीटिंग थी भाजपा की, उसके अंदर भाजपा का खेस डाला, पीछे भाजपा का जो बैनर था, और भाजपा की मीटिंग में वो कह रहे हैं कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब बोलने का वक्त है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो निग्लेक्ट करके कांग्रेस के लोगों को लाया जा रहा है, जिस प्रकार से उनके तानाशाही चल रही है पार्टी में, इसके खिलाफ सारे लोगों को बोलने की जरूरत है। उसका स्टेटमेंट अभी खत्म ही हुआ था, उसकी चर्चा शुरू हुई मीडिया में, और दिल्ली से दिलीप सांघानी को पूछा गया कि भाई आपको तो भाजपा के मैंडेट का तो सम्मान करना था, वो आप लोगों ने क्यों नहीं किया? तो उन्होंने ये कहा कि सहकारी क्षेत्र जो है वो यूनिटी वाला क्षेत्र है और फ्रीडम उसमें बहुत ज्यादा चाहिए अगर उसका आपको डेवलपमेंट करना है। तो स्वतंत्रता के अधिकार पर जो है वो कुछ लोग जो, तो उन्होंने बोला तो मैंडेट दिया क्यों जा रहा था? तो बोले मैंडेट देने वालों को पूछिए। दूसरी चीज, यहाँ के अध्यक्ष ने यह बात की कि कुछ लोग जो है भाजपा और कांग्रेस के साथ इलू इलू करके ये चुनाव जीते, तो ये रुके इसलिए हम मैंडेट दे रहे थे। तो दिलीप सांघानी ने यह कहा कि अगर सुबह में कांग्रेस से आने वाला आदमी शाम को मिनिस्टर बन जाता है, तो सीआर पाटिल साहब आप बताइए कि वो इलू इलू है या भाजपा के ही लोग भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़के यहां पर जीते वो इलू इलू है? जयेश रादड़िया मैं दोनों है तो भाजपा के, आपका मैंडेट हमने नहीं माना, लेकिन जो किसी कांग्रेसी को तो हमने नहीं जिताया। आप तो सुबह में कांग्रेसी को लाते हो, शाम को मिनिस्टर बनाते हो और उसके बाद चुनाव लड़ाते हो, तो इलू इलू तो इसको कहते हैं। तो सीआर पाटिल, अमित शाह दोनों को चैलेंज दिया गया सौराष्ट्र से। और अब आप समझिए कि सौराष्ट्र के अंदर अमरेली और पोरबंदर में सबसे कम वोट पड़े, और ये दोनों नेता जो है जयेश रादड़िया, नारायण काछड़िया, दिलीप सांघानी, सारे जो आते हैं वो वही कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। और राजकोट के अंदर डैमेज कंट्रोल नहीं हो पाया पुरुषोत्तम रूपाला के स्टेटमेंट के बाद। उसका मतलब यह है कि सौराष्ट्र की जो पूरी राजनीति है वो अब घूम रही है, और भारतीय जनता पार्टी जहां पर कोई बोल नहीं रहा था वहां पर चैलेंज दे रहा है। जयेश रादड़िया ने तो वहां तक कह दिया चुनाव के अगले दिन कि मैदान खुला पड़ा है, जिसको भी राजनीति करनी है अगर इफ्को के चुनाव में तो आके करे, और मैं दिखाऊंगा कि ये जो जमीन है वो जमीन मेरी है, और यहां से जो भी फसल आएगी मैं ही काटूंगा, मेरे अलावा कोई भाजपा में इतना बड़ा आदमी नहीं है कि यहां से फसल काट के ले जाएगा। और वो चुनाव जीत के उसने दिखाया। तो एक बहुत बड़ी घटना गुजरात के अंदर। उसके बाद तुरंत अमरेली से माणावदर से जो बाई इलेक्शन लड़े अरविंद लालाणी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, उन्होंने प्रेस किया और उन्होंने बताया कि मुझको हराने के लिए भाजपा के ही जो कैबिनेट मंत्री थे जवाहर चावड़ा, उसने काम किया, और उसके सबूत जो है मैंने आज खत लिख के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिए हैं। तो चारों ओर आग लगी हुई है गुजरात में। पहले तो हमको यह लग रहा था चुनाव खत्म हो गया तब सब जो है ठीक हो जाएगा, अब चर्चा करने का बहुत सारा कोई यहाँ इश्यू रहेगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से लोग खुलेआम प्रेस में बोल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीता रहे हैं, और ऐसे आदमी को चुनाव हरा रहे हैं कि जो अमित शाह का बिल्कुल खासम खास है, तो आप समझो कि स्थितियां बदल रही। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है सीआर पाटिल प्रोजेक्ट होके दिल्ली जाएंगे और वाराणसी का पूरा मैनेजमेंट सीआर पाटिल संभाल रहे हैं पिछले 2 इलेक्शन से। अभी चुनाव खत्म हो गए, अभी सीआर पाटिल जो है अपनी टीम लेके वाराणसी में ही है। तो अमित शाह की जगह कहीं सीआर पाटिल न ले ले, उसकी भी एक लड़ाई अमित शाह लड़ रहे हैं यहाँ पर गुजरात में। तो 2 पावर सेंटर हो गए हैं, ऐसी चर्चा भी इस चुनाव के बाद जो है यहाँ शुरू हो गई है। तो ये तो है, और केजरीवाल ने जो है वो एक तीसरा पावर सेंटर खोल दिया योगी के नाम से।
जिसका वैसे भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब कौन, तो लोग बोल रहे हैं या तो योगी होंगे या अमित शाह होंगे। लेकिन भाजपा के लोगों को जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी या संघ अमित शाह को प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि वो मोदी की साया में ही जो है वो ठीक है। उनको जो है प्रधानमंत्री के लिए वो लोग नहीं समझते हैं। और योगी जो है वो जो वस्त्र पहनते हैं, ऐसे वस्त्र वाले लोग को संघ जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल जो छवि है वो खराब हो जाएगी, तो कोई तीसरा ही आएगा। तो अब कोई तीसरा तैयार करने की प्रोसीजर शुरू हो रही है क्या हो। तो सारी चीजों को केजरीवाल ने बाहर आकर एक जो है फेंक दिया, और उसमें 75 साल वाला खुद भाजपा ही लाई थी। यहाँ आनंदीबेन पटेल को फेसबुक को जो इस्तीफा दिलाया गया, उसके बाद क्लैरिफिकेशन यही था कि उसको 75 साल हो गए हैं, उसके लिए जो है हमने उनको रिटायर कर दिया। उसके बाद बहुत सारा वायलेशन हुआ है उस रूल्स का, तो आपके बायलॉज में नहीं होगा, लेकिन मोदी साहब ने एक बार ये बनाया था कि भाई जो लोग 75 साल के हो गए तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। उसी चीज का केजरीवाल ने जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया कि अगर ये गए तो इससे दो चीज होती है। जो मोदी के वोटर्स है उसको लगेगा कि अगर हम तो मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं, मोदी साहब को तो ये लोग 1 साल के बाद हटाने वाले, तो एक चित्र ये भी खड़ा होगा। फिर मोदी के बाद कौन, तो वो गुजरात लॉबी बहुत चल रहा है। आपके महाराष्ट्र में भी जो है अब ये गुजरात लॉबी आ गई है चुनाव के अंदर। IAS IPS भी जो है वो गुजरात लॉबी के सामने पूरे देश को खड़ा कर रहे हैं, सारा देश भाई गुजरात ही चला रहा है, सारी नियुक्तियां गुजरात कर रही है, सारे डिसीजन गुजरात के लोग ले रहे हैं, सारी संस्थाओं पर गुजरात का लोगों का कब्जा है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को एक मैसेज दिया कि गुजरात के बाद गुजराती है, आपकी बारी आने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज जो है वो बहुत बारीकी से कह देते हैं, और अब जो है वो घूमना शुरू करेंगे और हर रोज एक ऐसी बात कर देंगे वो, क्योंकि बिल्कुल अनिल जी ने सही कहा, ये मोदी साहब की जेरॉक्स कॉपी है। एक नैरेटिव तैयार करने के अंदर केजरीवाल जो है वो बिल्कुल इनके, उन्होंने कहा ना कि गिरफ्तारी के बाद सारे लोग ये कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए, वैसे चलन भी ऐसा चला है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और बाहर आके वो बात बताई कि अगर आप जनतंत्र को जेल में, उन्होंने ये नहीं कहा कि केजरीवाल को या मुख्यमंत्री को जेल में डालेंगे, उन्होंने कहा जनतंत्र को अगर जेल में डालेंगे तो जेल से जनतंत्र चलेगा। आप समझिए बात को, उन्होंने अपने आप को जो है वो जनतंत्र का विकल्प बना दिया, अपने आप को लोकतंत्र का विकल्प बना दिया। और वो ये नहीं कह रहा केजरीवाल को बचाने के लिए आप वोट दो, वो ये कह रहे हैं कि उस जनतंत्र को जिसको जेल में ये लोग बंद करना चाहते हैं, उस जनतंत्र को बचाने के लिए मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं। तो एक इमोशनल कार्ड ये भी खेला। और जैसे बताया गया, मोदी जी तो जब अपनी माता जी के पास आते थे तो उनके भाई जो पंकज भाई थे उनके घर में उनकी माता जी रहती थी, तो सारे लोगों को एक कमरे में साइड कर दिया जाता था, सिर्फ मोदी जी और उनकी माता जी। आपने कभी उनके भाई के, उनकी भाभी के, उनके भतीजों के साथ मोदी जी की तस्वीर नहीं देखी होगी। तो उनका बिल्कुल कॉस्मेटिक एक रिलेशन था। लेकिन इन्होंने जो बताया, दिखाया, अपने बूढ़े माँ बाप जो है वो दरवाजे पे आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, और तो ये सारी जो चीजें हैं। और सुनीता केजरीवाल ने जिस प्रकार से वो जेल में थे तो बाहर मोर्चा संभाल लिया था, तो सारी जो चीजें हैं वो कर रहे हैं कि जिससे जो है पारिवारिक जो है उसका भी माहौल बनाया जाए, धर्म के आधार पर हनुमान जी से आशीर्वाद भी लिया जाए, जैसे ये लोग ये न कह सके कि ये तो जो है मुसलमान वाली पार्टी है, जैसे कांग्रेस को ये लोग बोल रहे हैं। तीसरी चीज, उन्होंने बीजेपी के भीतर ही जो झगड़ा कराने की कोशिश कर ली है। चौथी चीज उन्होंने ये की कि गुजरात के बाद गुजराती है, ना यूपी बिहार की बारी आने वाली नहीं है, तो इस देश में आगे भी जो राज करेगा वो गुजराती करेगा। तो सारी जो चीजें हैं छोटी छोटी उन्होंने की हैं। भ्रष्टाचार के बारे में भी बहुत सारे जवाब उन्होंने दे दिए। और अब जब वो बाहर निकल गए हैं तो अब परेशानी इन लोगों की शुरू है। अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि ये चुनाव राहुल बनाम मोदी है, जिस राहुल गांधी को तो ये लोग जो है समझते हैं कि ये तो पप्पू है, और खुद मोदी अमित शाह ये कह रहे हैं चुनाव राहुल बनाम मोदी है, क्योंकि उनको ये करना है, हो नहीं रहा। इस बार पूरा जो नैरेटिव संविधान हाथ में लेके राहुल गांधी जो है वो सफा करते हैं, इसको बचाओ, इसको बचाओ। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अधिकारों को बचाओ, आपके आरक्षण को बचाओ, आपके बोलने के अधिकार को, आपने लिखने के अधिकार को, सारी चीजों को जो है वो अगर आपको बचाना है। वो भी यही कह रहे हैं
कि कांग्रेस को बचाओ ये नहीं कह रहे हैं, राहुल गांधी को बचाओ नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं संविधान को बचाओ। और उस नैरेटिव में भाजपा फंसी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आरक्षण तो हम छूने वाले नहीं है, मोहन भागवत को उतारा गया उसके लिए। तो सारी जो चीजें पहले भाजपा कहती थी ये लोग जवाब देते थे। देखो शाम पित्रोड़ा की बात पर कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया, मणिशंकर की बात लेकर आए कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस अपनी लाइन पर इस बार जो है वो न्याय पत्र और संविधान उस पर फिक्स है। और भाजपा जो है वो मछली से लेकर भैंस से लेकर बहुत सारी चीजों पर जो है यहां से वहां जा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कोई मुद्दा उनका चल रही है और विपक्ष जो मुद्दा फेंक रही है उसका जवाब देने में ये लोग व्यस्त हो रहे हैं। तो केजरीवाल के आने से मैं समझता हूं कि फायदा होगा। और बहुत टाइमिंग पर वो बाहर आए हैं। जब दिल्ली का चुनाव होने के बाद अगर आते तो इतना इफेक्ट ज्यादा नहीं होता, लेकिन वो पहले बार आए हैं। तो आप समझ लो दिल्ली के साथ सटा हुआ बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश के अंदर संजय सिंह प्रचार कर ही रहे हैं। उन्होंने अच्छा कहा कि दिल्ली और पंजाब तक मैं सीमित नहीं रहूंगा। उसका मतलब कि वो प्रियंका के लिए भी जाएंगे, राहुल के लिए भी जाएंगे, अखिलेश के लिए भी जाएंगे, तेजस्वी के लिए भी जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन जो है वो एक दिख रहा है। पहले जो हमको लग रहा था ये होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे चलेगा, लेकिन अच्छे से चुनाव ये लोग लड़े हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। एक जाने से पहले अनिल सिन्हा जी जा रहे हैं, उनकी टिप्पणी ले लूं मैं।